के आज के सेशन में हम लोग लास्ट मिनट बीपीएससी कुछ रिवीजन सेशन लाए हैं चलते चलते। तो आज हम लोग बात करेंगे वो है बिहार की आधुनिक इतिहास के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत से ही बिहार एक व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, तो ये बिहार राज्य जो है कॉटन, टेक्सटाइल और सॉल्ट पीटर के अलावा नील की खेती के लिए बहुत ही विख्यात था। उसके बाद से व्यापार जब हुआ तो व्यापारी लोग भी आएंगे बाहर से बिहार में। तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनीज बिहार में आई वो पोर्तुगीज की थी। पोर्तुगीज पहले मतलब पहले यूरोपियन थे जो बिहार में प्रवेश किए। पोर्तुगीज मतलब पुर्तगाली। तो पुर्तगाली मुख्यतः रूप से मसालों और टेक्सटाइल और कॉटन प्रोड्यूसिंग जितने भी रीजन्स हैं उसमें अपना केंद्र बनाते थे, वहाँ पे अपना अड्डा बनाते थे। पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली जो फैक्ट्री है 1579 से 1580 के बीच में उन्होंने हुगली नदी के किनारे सम्राट अकबर से परमिशन लेकर बनाई थी। उसके बाद से 1599 में उन्होंने बंडेल है, कलकत्ता में एक जगह है बंडेल, और वहाँ उन्होंने पहला क्रिश्चियन चर्च और कन्वेंट उन्होंने बनाया था। उसके बाद से अंग्रेज भी आए। अंग्रेज पटना के आलमगंज में 1620 ईस्वी में, पुर्तगालियों के बाद अंग्रेजों का आगमन होता है पटना में। तो पटना के आलमगंज में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, लेकिन 1621 में वो बंद करनी पड़ी। फिर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको फिर रिवाइव किया 1651 में, और उसको अब गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस गुलजार बाग में है जो उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उसको अभी कन्वर्ट कर दिया गया है गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस में। उनके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फैक्ट्री बनाई थी 1651 में, उसको आज हम लोग गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस, सरकार का जो प्रिंटिंग प्रेस है गुलजार बाग में, उसके नाम से जानते हैं। उसके बाद से जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ, उसके बाद से अंग्रेजों का आगमन हुआ, उसके बाद से डच लोग आए। डच ने 1632 में पटना कलेक्टर का जो घर है, मतलब कलेक्टोरेट है जो, तो वो पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री हुआ करता था, और उसका स्थापना 1632 में हुआ था, 1632 ईस्वी में। उसके बाद से 1774 ईस्वी में डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाली जो कोठी पटना में है वहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। अब जैसे जैसे अंग्रेज आए, अनेक व्यापारियों का आगमन हुआ, तो युद्धों का भी दौर चालू हुआ। तो सबसे पहले बिहार युद्धों के लिए भी बहुत ही विख्यात है। यहाँ पे बहुत सारे युद्ध लड़े गए। तो कौन कौन से युद्ध लड़े गए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जो बैटल है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर बहुत लोगों का सेंटर पड़ा होगा, तो वो बक्सर आप लोग घूमिए। ठीक है, तो बक्सर एक रामायण से भी जुड़ा हुआ एक कहानी है, और एक बैटल ऑफ बक्सर के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो 22 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अपने आप को, मतलब चारों तरफ से युद्ध जीतकर अपने आप को ब्रिटिश रूलर स्थापित की। तो ये बैटल ऑफ जो बक्सर है वो है ब्रिटिश की सेना हेक्टर मुनरो के अंडर में, मतलब उनकी लीडरशिप में शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम यानी नवाब ऑफ अवध जो थे मीर कासिम, और शुजाउद्दौला यानी बंगाल के जो नवाब थे। तो शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम अवध के नवाब,
और शुजाउद्दौला बंगाल के नवाब, ये तीनों सेनाओं से उन्होंने लड़ा। ब्रिटिश आर्मी लड़ी हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में, मतलब उनके मतलब सेनापति थे वो हेक्टर मुनरो, समझ लीजिए। उसके बाद से ये जब युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद इसके परिणाम क्या हुए, ब्रिटिश ने 2 संधि साइन किया। एक इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है, फॉर द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, तो बंगाल की उनकी दीवानी राइट्स मिल गई। और एक बिहार के लिए, ठीक है, तो एक बिहार के लिए उन्होंने एक मुगल जो रूलर थे शाह आलम द्वितीय, उनसे संधि करवाई। और सेकंड जो था वो शुजाउद्दौला यानी बंगाल के जो नवाब थे उनसे ये संधि साइन करवाकर वहाँ की दीवानी राइट्स ले ली। उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना डेप्यूटी गवर्नर का जो ऑफिस है वो स्थापित किया वहाँ पे बिहार में। राजा राम नारायण और सीतब रॉय, ये 2 डेप्यूटी बनाए गए। डेप्यूटी मतलब नायब बोला जाता था उस समय हिंदी में उनको, और इंग्लिश में डेप्यूटी होता था। अंग्रेजों के लिए डेप्यूटी, और हिंदी के लिए जो पद था उसका ट्रांसलेट करके बोला जाता था नायब, मतलब यानी नायब दीवान या डेप्यूटी दीवान, ठीक है। तो सीतब राय थे और राजा राम नारायण। तो ये क्वेश्चन आता है कि सीतब राय और राजा राम नारायण बिहार के 2 डेप्यूटी दीवान थे। अंग्रेजों ने इन्हें, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इन्हें डेप्यूटी गवर्नर बनाया था। उसके बाद से रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के बारे में बात करते हैं, जो 1770 ईस्वी में रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार, जो 1781 में उसका रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना 1770 में इसका गठन हुआ था, उसका जो पोजीशन है उसका नाम बदलकर 1781 में अलग नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार, ठीक है। उसके बाद से वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, 1783 में उन्होंने एक ऑर्डर दिया गोलघर बनाने का। बिहार में जो गोलघर है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के मतलब आदेश पे ही बना है। 1783 में उन्होंने आदेश दिया था। और इसका मकसद क्या था गोलघर बनाने का, मतलब आप कभी भी बिहार के बारे में पढ़े होंगे कोई हिस्ट्री का बुक्स, या बिहार के बारे में जब सर्च कर रहे होंगे तो एक आर्किटेक्चर ये बहुत ही आता है, या जो जिनका आसपास पटना के आसपास ये जिनका सेंटर पड़ा है वो गोलघर घूमकर आएंगे। तो एकदम गोल गुंबद सा था, और इसका मकसद ये था कि फेमाइन जो होता है, जो फ्लड होता है या जो बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए, मतलब हमारी अनाज सुरक्षित रहे, तो उन अनाजों को उसमें रखने, लोग अपने अनाज जमा रखें, सरकार अपनी अनाज को उसमें जमा रखे, तो इसलिए ये गोलघर बनाने का ऑर्डर वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया था। और कैप्टन जॉन गैस्टिन जो 1786 में इस मैसिव ग्रेनरी को बनवाया था, किसके ऑर्डर पे, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऑर्डर पे। ओके, अब आते हैं कॉर्नवालिस के। उन्होंने परमानेंट लैंड सेटलमेंट बंगाल, उड़ीसा और मद्रास में फिक्स किया रेवेन्यू शेयर करने के लिए, जिसमें से 10/11 ब्रिटिशों को जाता था और 1/11 मतलब 11 में से 10 हिस्सा ब्रिटिश को जाएगा और जो बचा एक हिस्सा वो जमींदारों को जाएगा। तो उन्होंने ये परमानेंट लैंड सेटलमेंट के तहत एक घोषणा की थी। कौन? तो परमानेंट लैंड सेटलमेंट लाने वाले कौन थे? कॉर्नवालिस। ओके, इनके आगे लॉर्ड लिखा जाता है, तो लॉर्ड का मतलब भगवान है, तो अभी भी हम लोग इन्हें भगवान नहीं मानेंगे। तो मैं जहाँ जहाँ पढ़ाता हूँ, जिसको पढ़ाता हूँ, लॉर्ड काट देने के लिए बोल देता हूँ। चलिए, उसके बाद से 1885 में एक बंगाल टेनेंसी एक्ट आया, ठीक है। इसमें टेनेंट्स जो थे उनके राइट्स को फिर से एक बार उसमें डिफाइन किया गया,
क्योंकि जमींदारों के विरुद्ध बहुत गुस्सा, बहुत डिस्कॉन्टेंट, असंतुष्टि, मतलब जो जमींदारों से ज़मीन लेते थे बिहार में, उसको मतलब बटैया वगैरह जिसके नाम से जाना जाता है, तो इसलिए ये बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया? 1885 में। ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अब आते हैं 1857, जिसे बहुत अधिक क्वेश्चंस आएंगे। 1857 जो क्वेश्चन है, 1857 से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर देखने को मिलेंगे। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बिहार में ये जो रिवोल्ट था, जो 1857 विद्रोह जो था, वो देवघर यानी झारखंड में अभी है फिलहाल। ये पहले वो बिहार में ही आता था, देवघर यानी झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। तो वहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट जो था, 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट, वो 12 जून 1857 को उसके माध्यम से वो जो हेडक्वार्टर्स था, देवघर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट रहा करते थे। तो वहाँ से 12 जून 1857 को बिहार में 1857 का रिवोल्ट का आगमन हो चुका था। 2 ब्रिटिश के सैनिक थे, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एंड सर्जेंट डॉक्टर ग्रैंट। नाम ये याद रखिएगा, सर्जेंट डॉक्टर ग्रैंट। तो मतलब वेयर इन दिस रिवोल्ट, वे लोग भी इस विद्रोह में शामिल थे, लेकिन मैकडोनाल्ड ने उस रिवोल्ट को क्रश कर दिया, दबा दिया। फिर आया 3 जुलाई, यानी 12 जून के बाद से 3 जुलाई को हुआ। फिर से पटना में पीर अली थे, एक बुक बाइंडर, बुक बांधते थे, मतलब बुक बाइंडिंग करते थे। तो उन्होंने इस पटना में इस विद्रोह को शुरू किया 3 जुलाई को। फिर ये धीरे धीरे जब देवघर से आते आते पटना पहुंचा, और पटना से आते आते ये दानापुर कैंटोनमेंट पहुंचा, दानापुर कैंटोनमेंट। और वहां पे बहुत ही मतलब भयानक रूप में 25 जुलाई 1857 को ये शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो लेकिन उसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि दरभंगा के जो महाराज थे, डुमराव के जो महाराज थे, और हमारे इधर गोपालगंज के हथुआ के जो महाराज थे, इन और उनके जो लैंड लॉर्ड थे, ठीक है, तो उनके राज्य में, उनके जो क्षेत्रीय जहाँ पे उनका मतलब राजपाट चलता था, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने अंग्रेजों को बहुत ही हेल्प किया उस 1857 में भारतीयों को दबाने के लिए, भारतीयों को भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का समर्थन इंडियन महाराजा यानी दरभंगा के महाराजा, डुमराव के महाराजा, हथुआ के महाराजा, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की, मैन पावर से भी और पैसे से भी, और ताकि इस रिवोल्ट को दबा दिया जाए। तो धीरे धीरे ये शुरुआत हुई थी देवघर से, 1857 रिवोल्ट यानी झारखंड में जो अभी है। और उसके बाद से पटना में पीर अली मोहम्मद जी ने इनको लीड किया, मतलब फिर से शुरू हुआ 3 जुलाई को। उसके बाद से पटना से होते हुए दानापुर कैंटोनमेंट पहुंची 25 जुलाई 1857। उसके बाद से इसमें एंट्री होती है बाबू कुंवर सिंह जी की, जगदीशपुर के थे ये बहुत ही जाने माने किरदार है। इनके बारे में 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, वो बिहार का जो योगदान था, उनमें जो जाने माने किरदार है बाबू कुंवर सिंह, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के थे, आरा के आसपास शायद पड़ता है ये। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे, और इन्होंने बहुत ही मतलब इंडिया की जो पहली वॉर थी इंडिपेंडेंस की, उसके बारे में इन्होंने एक ग्लोरियस चैप्टर भी है, इस पे उन्होंने लिखा भी है। तो
उन्होंने एक 4,000 की 4,000 सैनिकों की एक सेना बनाई, एक फोर्सेस बनाया उन्होंने, आर्म फोर्सेस, और रिकॉर्डेड विक्ट्रीज इन मेनी बैटल्स, और उन्होंने बहुत सारे युद्धों में 1857 के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ अनेक सारे युद्धों में उन्होंने जीत प्राप्त की। तो एक और सबसे अहम बात यह है कि उस समय वो बुजुर्ग थे, जब 1857 की जो ये लीड कर रहे थे, और वो बहुत ही उस समय बुजुर्ग थे, 80 प्लस या 70 प्लस और 75 प्लस थे तकरीबन इनका उम्र, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन्होंने 4,000 सोल्जर्स को इकट्ठा किया, युद्ध लड़ा, बहुत जगह जीते, और उसके बाद से इन्होंने जुलाई 1857 में आरा को ऑक्युपाई कर लिया, अपने कब्जा कर लिया आरा पे। उसके बाद से इन्होंने नाना साहब जो थे, नाना साहब से मिलकर अंग्रेजों को हराया आजमगढ़ में। अब आते हैं ब्रिटिश राज ने बिहार में, ब्रिटिश राज क्या क्या की उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार ब्रिटिश के अंदर में था, खासकर पटना, और पटना ने अपनी जो ग्लोरी थी, अपनी जो ख्याति थी, अपनी जो महानता थी, वो खो चुकी थी। ठीक है, और ये पटना जो था वो लर्निंग और ट्रेड, मतलब जो अंग्रेजों की शासन जब थे उस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र हुआ करता था शिक्षा और व्यापार का। उसके बाद से 1912 में क्या हुआ कि पहले बिहार और उड़ीसा सब मिला करते, तो बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, लेकिन 1912 में ये दोनों प्रोविंस को, यानी दोनों प्रांत को मतलब अलग कर दिया गया। अब बिहार को अलग कर दिया गया 1912 में, और उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। इसीलिए 1912 में बिहार का स्थापना दिवस भी कहा जाता है कि कौन से साल में बिहार की स्थापना हुई थी, तो 1912 में। उसके बाद से 1905 में, उससे पहले एक घटना हुई थी। 1905 में ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप था वो बहुत कुछ चेंजेस करने चाह रहा था। ठीक है, उस समय दिल्ली ब्रिटिश का कैपिटल हो चुका था, क्योंकि मुख्य जो केंद्र था वो दिल्ली हो गया था। जितने भी तरीके या जितने भी कोई कुछ भी स्ट्रेटजी बनाना होता था तो दिल्ली से ही बनता था। तो किंग जॉर्ज जो 5 थे वो 1911 ईस्वी में दिल्ली में भी आए थे। जब नया प्रोविंस बना तो पटना उसका सिटी बन गया, मतलब कैपिटल सिटी उसको बनाया गया। जब नया प्रोविंस बिहार जब बना, जैसे ही बना तो उसको कैपिटल पटना कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बेस था, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था वो लोग पूरा यहाँ पे बना चुके थे। ठीक है, जैसे बोंगपुर टाउनशिप उसको बोला जाता था, बेली रोड की तरफ जो जाता है। तो ऐसे उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार उनके सारी जो केंद्र थी, जितनी वो घटनाएं करते थे अंग्रेज, तो वो पटना से करते थे, इसलिए उन्होंने पटना को कैपिटल सिटी बनाया। उसके बाद से बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुए उन्होंने अंग्रेजों ने बनाया। जैसे पटना में जैसे पटना कॉलेज हुआ, पटना साइंस कॉलेज हुआ, बिहार कॉलेज इंजीनियरिंग हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज हुआ, जिसका अभी प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का नाम अभी PMCH हो गया है शायद, पटना मेडिकल कॉलेज। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज किसका प्राचीन नाम है? पटना वेट। तो ये बहुत सारी कॉलेज अंग्रेजों के द्वारा गठन की गई थी। अब आते हैं मूवमेंट्स के बारे में। कौन कौन से मूवमेंट्स बिहार में बहुत ही
फेमस हुए और बहुत ही गहरी छाप छोड़े बिहार के आधुनिक इतिहास में। तो वहाबी मूवमेंट, ये अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरबिया और शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली, इनसे इंस्पायर होकर ये वहाबी मूवमेंट लड़ा गया। उसके बाद से हाजी शरीयतुल्लाह इसके जो मेन लीडर थे और पटना इसका प्रमुख केंद्र था। कब से? 1828 से 1868 तक, 1828 से लेकर 1868 तक। उसके बाद से क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ उसमें एक है अनुशीलन जो समिति है, उसका पटना में गठन हुआ, उसकी स्थापना हुई, उसकी शाखा की स्थापना हुई। अनुशीलन समिति की एक शाखा बनी पटना में, किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा 1913 में। और बंकिम चंद्र मित्रा ऑफ बीएन कॉलेज जो है, तो इन दोनों की जिम्मेदारी मिली इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि अनुशीलन समिति का जो ब्रांच था पटना में, उसकी स्थापना कौन से सन में हुई? तो 1913 में। और इसके जो लीडर कौन थे, मतलब कौन लीड कर रहा था पटना में, बिहार में? तो सचिंद्रनाथ सन्याल और बंकिम चंद्र मित्रा ऑफ बीएन कॉलेज। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1917 में शुरुआत हुई थी इसकी, और महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट था। सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन और पहला सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी का ये था। चंपारण से उन्होंने शुरुआत की थी। इसके जो थे आयाम को हम लोग पढ़ लेते हैं। राजा राजकुमार शुक्ल, रामलाल शाह, उन्होंने महात्मा गांधी जी को तीन खटिया सिस्टम के खिलाफ मतलब अवगत कराया, तीन खटिया सिस्टम के बारे में बताया कि किस तरह से किसानों को मतलब उसके 20 के मतलब 3/20 लैंड के टोटल जितना भी लैंड है 3/20 हिस्से में उसको नील की खेती करनी होती थी। मतलब करना ही है आपको, आपका जितना टोटल लैंड है उसका 3/20 आपको इंडिगो की खेती करनी है। तो उसके बारे में अवगत कराया, रिक्वेस्ट की कि आप आइए और एक आपके माध्यम से आपके अगुवाई में आपका एक आंदोलन किया जाए हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए। गांधी जी पहले मतलब ऐसे ही नकारते रहे, उसके बाद से धीरे धीरे राजकुमार शुक्ल जी बहुत ही इंसिस्ट किए, तो उन्होंने गए, उन्होंने वहाँ पे भ्रमण किया, देखा, पूरे माहौल को देखा और देखने के बाद से उन्हें ये बात उनके दिल में गहरी चोट कर गई और उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया और ये उनका पहला सत्याग्रह मूवमेंट और डिसओबीडियंस मूवमेंट है। महात्मा गांधी के साथ साथ और कौन थे उस सत्याग्रह मूवमेंट में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, सीवान के थे, जीरादेई। ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी जी थे, प्रोफेसर थे उस समय। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, महादेव देसाई थे, CF एंड्रयूज थे, HS पॉलक थे, राजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण और धीरेन्द्र प्रसाद। ये सारे जो नेता थे वो महात्मा गांधी जी के साथ आए, इन्होंने भी आग्रह किया था। अब क्या हुआ कि इसका प्रभाव क्या पड़ा कि इस आंदोलन के चलते ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजों की जो सरकार थी, उन्हें मजबूरन एक कमेटी बनाने पड़ी जिसका नाम रखा गया चंपारण कमेटी। कि जो भी ज्यादती होती थी उस मतलब उनकी जो भी शिकायतें होंगी, किसानों की जो भी शिकायतें होंगी उसके बारे में इंक्वायरी की जाएगी। ऐसे करके चंपारण कमेटी इस
उद्देश्य से बनाया गया था। महात्मा गांधी इस कमेटी के मेंबर थे और उन्होंने तीन घटिया सिस्टम के लिए बोला, तीन घटिया सिस्टम का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने सुझाव दिया कि इसे क्यों नहीं हटा दिया जाए, ठीक है, और जितने भी कॉम्पेंसेशन है वो किसानों को दिया जाए। तो इस कमेटी बनी और इस कमेटी के जो मेंबर थे वो महात्मा गांधी थे और उन्होंने तीन खटिया सिस्टम को हटाने के लिए कहा था, खत्म करने के लिए भी बोला था। तो गांधी जी का ये पहला जो सिविल डिसओबीडियंस बैटल था, मैंने जैसे बताया पिछले चंपारण सत्याग्रह या पहला सत्याग्रह भी बोल सकते हैं आप, मतलब बोला जाता है, बोल सकते हैं क्या, बोला जाता ही है। तो ये पहले सत्याग्रह और पहला जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, बैटल है जो, तो उसमें पहले बॉल पे ही उन्होंने छक्का मार दिया, मतलब पहले ही ये कर दिया। तो अब आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। असहयोग जो आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। वो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी, और उसके साथ साथ खिलाफत मूवमेंट, रौलत एक्ट, तो ये सारी चीजें भी असहयोग आंदोलन, मतलब जब जब जालियांवाला बाग हुआ, खिलाफत मूवमेंट के समय, फिर रौलट एक्ट जब आया, तो वो समय, ये तीनों समय उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने। अब अगस्त 1920 का जो समय था, उसमें कांग्रेस का एक मीटिंग होता है और वो उसके जो प्रेसिडेंटशिप रहते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यानी जो 1920 में जो कांग्रेस का जो मीटिंग होता है, तो उसके जो प्रेसिडेंटशिप कौन रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद। और वहां पे उन्होंने बिहार में 1920 ईस्वी में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पास कराया, जिसको इंट्रोड्यूस किया धरणीधर प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर ने। उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कमेटी इस आंदोलन को लेकर, शाह मोहम्मद जुबैर और मजहरुल हक जो हैं, तो असहयोग आंदोलन के लिए एक कमेटी गठन करते हैं। फिर एक और घटना जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने बिहार नेशनल कॉलेज जो है और उसका जो बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ, इसका इनऑग्रेशन, उद्घाटन करते हैं फरवरी 1922 ईस्वी में। तो फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार, उसका जो बिल्डिंग है बिहार विद्यापीठ, उसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। और एक क्वेश्चन आता है, मजहरुल हक ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, तो उसका नाम था मदरलैंड। तो उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, लेकिन मदरलैंड क्वेश्चन आता है ये। तो मदरलैंड नाम की एक 1921 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम यूनिटी और गांधीयन जो आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए मजहरुल हक ने मदरलैंड नामक अखबार की शुरुआत की थी। उसके बाद से प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी ब्रिटिश को जो थे, वेल्स एक जगह है ब्रिटिश में, तो वहाँ के जो राजकुमार बिहार में जब प्रवेश करते हैं तो कांग्रेस उसका विरोध करती है और इन्हीं के नाम पे पटना में मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया, मतलब मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया, अभी उसका नाम बदल दिया गया है। स्वराजी मूवमेंट के बारे में जानते हैं। तो दिसंबर 1922 ईस्वी में एक ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन होता है। कहाँ होता है? दिसंबर 1922 में ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ? गया में हुआ। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास, बंगबंधु चित्तरंजन, दीनबंधु चित्तरंजन दास। तो
इस सेशन में कांग्रेस के अंदर मतभेद देखे गए। कुछ लोग लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाना चाह रहे थे, और कुछ लोग जो थे वो गांधी जी के विचारों से सहमत थे और उनके फॉलोअर्स थे ज़्यादा, तो इसलिए वो वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तो कुछ लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने से क्या किया, मना कर दिया। अब आते हैं तो चित्तरंजन इस वजह से, मतलब ये कांग्रेस में जो मतभेद हुआ इसका आगे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू जी और अजमल खान, ये लोग सपोर्ट में थे कि हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोग को जाना चाहिए, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी और M.A. अंसारी एक हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो इस वजह से मतभेद हुआ। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपना अलग से दल बना लिया, स्वराज दल जिसका नाम है। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज दल? तो मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। अब आते हैं नारायण प्रसाद और को फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया और अब्दुल बारी जो थे उनको सेक्रेटरी बनाया गया स्वराज दल का। और एक जो बिहार में स्वराज दल का जो एक ब्रांच जो गठन हुआ, वो बिहार में स्वराज दल का एक बिहार में भी ब्रांच गठन हुआ और उसको जो लीड कर रहे थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। अब आते हैं साइमन कमीशन के बारे में बात करते हैं। साइमन कमीशन जो था, उस एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है, जितनी भी पार्टी होती है, ठीक है। तो उनके द्वारा एक मीटिंग होती है और इसके जो लीडरशिप थे, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो अनुग्रह नारायण सिन्हा कर रहे थे। कमीशन पटना में 12 दिसंबर 1928 को पहुंचती है और उसके बाद से चालू होता है बहिष्कारों का आंदोलन। बहिष्कारों का आंदोलन मतलब जितने भी बहिष्कार, मतलब जितने भी जो फॉरेन गुड्स हैं, जितने भी उनको बहिष्कार करना और जितने भी इंडियन गुड्स हैं उनको एडॉप्ट करना, एडॉप्शन करना, ठीक है, उसको यूज में करना। तो जितने भी फॉरेन गुड्स थे, अंग्रेजों के द्वारा लाए गए प्रोडक्ट थे, वो सब लोग क्या करने लगे, छोड़ने लगे, उसको बहिष्कार करने लगे। उनके बहुत सारे लड़कों ने जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए स्कूलों में पढ़ते थे, तो छोड़ दिए। लेकिन वो कुछ वक्त तक। इन बिहार कांग्रेस कमिटी स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ पॉपुलराइजिंग खादी और मैजिक लैंटर्न। तो वो गांव में पहुंचकर वहाँ गांव में पहुंचते थे, वहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन चलाते थे, ठीक है, और खादी का प्रचार करने लगे थे कि खादी आप क्या कीजिए, खादी का यूज कीजिए, खादी जितने भी प्रोडक्ट हैं खादी के वो यूज किया जाए। उसके बाद से पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन की बहस छिड़ उठती है। 20 जनवरी 1930 को बिहार की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो प्लान बनाती है कि अब हम चाहिए पूर्ण स्वराज्य, ठीक है, और झंडा फहराती है। तो बिहार में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह हुआ था, तो वो सविनय सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन
तो बिहार में जो उसके लीडर थे वो कौन लीड कर रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह पे एक ड्राफ्ट लिखा, ड्राफ्ट तैयार किया और 6 अप्रैल 1930 का इस आंदोलन को शुरू करने के लिए उन्होंने ये दिन चुना। तो ये बहुत ही बिहार में भी ये बहुत ही सफल रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिहार में आए सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए, और उन्होंने बिहार 31 मार्च बिहार को, मतलब पूरे बिहार में 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 1930 तक भ्रमण किया। उसके बाद से ये मूवमेंट जो चालू हुआ वो चंपारण और सारण जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से लेकर ये शुरुआत हुई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, और धीरे धीरे इसका प्रभाव पटना, बेतिया, हाजीपुर और दरभंगा के क्षेत्र में पड़ने लगा। और धीरे धीरे इसका क्या हुआ कि प्रभाव भी पड़ने लगा, जितने भी आंदोलन होते थे, ठीक है। तो इन आंदोलनों के माध्यम से ये भी संदेश दिया जाता था कि लोग खादी वस्त्र, खादी प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज करें, ठीक है। और इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स होती हैं, जैसे शराब वगैरह, नशीली जितने भी ड्रिंक्स होती हैं उसका सेवन न करें। चौकीदारी जो टैक्स है उसको रिफ्यूज किया जाए, जितने भी चौकीदारी टैक्स देने पड़ते थे, ये हुआ। उसके बाद से स्वदेशी कमेटी बनी पटना में, स्वदेशी कमेटी। उसके बाद से बहुत सारे जो आंदोलन हुए उसमें महिलाएं भी जागरूक होने लगी धीरे धीरे। जब आंदोलनों का दौर चलने लगा तो बहुत सारी विभिन्न समाज के विभिन्न जो वर्ग से जो औरतें आती थीं वो इसमें पार्टिसिपेट की। बिहार के जो उस समय जो मुख्य नेता के रूप में जो और उभरे, बहुत जो प्रोमिनेंट लीडर्स के रूप में जो उभरे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, सर अली इमाम। तो ये सारे नेता उभरे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद। उसके बाद से बीहपुर सत्याग्रह भी शुरू हुआ उसी समय, सेम टाइम। बीहपुर सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुआ था उसी समय हुआ था। तो ये सारी चीजें आंदोलन चल रही थी, और इस इन द प्रोटेस्ट ऑफ लाठीचार्ज, इसी के मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, राय बहादुर द्वारकानाथ, मतलब लाठीचार्ज किया गया। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट के तौर पे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो इन लोगों पे लाठी चला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रोफेसर अब्दुल बारी, राय बहादुर द्वारकानाथ, तो इन लोगों ने बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। इसमें और जो प्रमुख जो नेता थे वो चंद्रावती देवी, राम सुंदर सिंह इस मूवमेंट में भाग लिए बहुत ही बढ़ चढ़ के। कौन कौन से जगह हैं, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला? वो है चंपारण, भोजपुर, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये आंदोलन खूब जोर शोर से इसको लोग बढ़ाए, इस आंदोलन को सफल करने में। और इसी आंदोलन के दौरान गोरखा पुलिस को एम्प्लॉय किया गया ताकि इस आंदोलन को साम दंड भंड जैसे भी हो दबाया जाए। उसके बाद से अब किसान सभा के बारे में बात कर लेते हैं। किसान सभा 1922 में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में ऑर्गेनाइज किया, आयोजन किया। तो
किसान सभा 1922 में किसने ऑर्गेनाइज किया? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद से 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन होता है। किसके माध्यम से, किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। वो किसानों की जो शिकायतें थी जमींदारों के खिलाफ, जो उनके साथ ज्यादती होती थी, तो उन किसानों को मोबिलाइज करने के लिए इन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया। फिर जितने भी, अब बिहार प्रोविंशियल किसान सभा तो गठन हो गया, अब जमींदार भी हल्के में नहीं लिए उसको। अब जमींदार लोग भी अब यूनाइटेड हो गए वो लोग, तो उन लोगों ने, जमींदारों ने किसानों को दबाने के लिए, किसानों ने तो दबाने के लिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये सब गठन तो किया ही। अब जमींदार भी इकट्ठे हुए, बोले कि अरे बाप रे, अगर हम लोग नहीं होएंगे इकट्ठा तो हम लोग को भी, मतलब ये लोग तो चढ़ जाएगा किसान लोग। तो उन लोगों के पास धन दौलत था, जमीन था, तो उन लोगों ने भी एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। और इसका मकसद क्या था? इसको किसने बनाया था? बहुत सारे जमींदारों ने मिलकर बनाया था इसको, और इसका मकसद था किसानों को दबाया जाए। फिर बिहार किसान सभा 1933 में इसका गठन होता है, और जो ऑल इंडिया किसान सभा है वो 1936 में, 1936 में गठन होता है, और उसके जो प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा को सेक्रेटरी बनाया जाता है। प्रेसिडेंट है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑल इंडिया किसान सभा के 1936 में जो बना था, और उसके जो सेक्रेटरी थे एनजी रंगा। अब इसके साथ साथ एक और जो अहम चीज है वो आती है, पंडित यमुना करजी और राहुल संकृत्यान जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के जबरदस्त मतलब फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो उन्होंने, उन लोगों ने एक हिंदी वीकली की शुरुआत की, हुंकार। (1940) में। ठीक है, तो जो जितने भी एग्रेरियन हैं, जितने भी किसान आंदोलन हैं, उनकी बातों को इस माध्यम से, इस वीकली के माध्यम से रखा जाता था। उसके बाद से अब बिहार सोशलिस्ट, एक और टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में अक्सर राम वृक्ष बेनीपुरी ही बोलता है कि इसकी गठन किसने की थी। उसके बाद से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बाद से बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनती है, और जयप्रकाश नारायण इस मीटिंग को अंजुमन इस्लामिया जो हॉल है पटना में, उसमें कन्वेन करते हैं। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव, और जयप्रकाश नारायण इसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। उसके बाद से जब इंडिया एक्ट लागू होती है तो बिहार में भी फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट की गठन होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और कुछ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ राज्य में लागू हो जाती है, जहां पे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र में जैसे काम करता है, जैसे उसका डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना होती है। तो उस हिसाब से बिहार में भी इंडिया गवर्नमेंट एक्ट के तहत बिहार कांग्रेस मतलब लेजिस्लेटिव में इलेक्शंस होते हैं। जैसे 152 इलेक्शन जोन्स बनाए जाते हैं, जिसमें से कांग्रेस के 107 मेंबर्स फाइट करते हैं, जिसमें 98 जीत जाते हैं। तो टोटल इलेक्शन 152 जैसे हुआ, उसमें से कांग्रेस 107 मेंबर्स फाइट किए इलेक्शन में और 98 जीत गए। तो कांग्रेस को एक मैसिव मेजोरिटी मिलती है
लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो उसमें से जो 8 कैंडिडेट जो विनर थे वो थे श्री कृष्ण। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिसमें 8 जो कैंडिडेट्स थे जो बहुत ही विजेता थे, जैसे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने गवर्नमेंट बनाने से मना कर दिया। इसलिए अब क्या हुआ कि कांग्रेस तो जीत गई, मेजोरिटी में आ गई, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने बोला कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे गवर्नमेंट। तो इसलिए मोहम्मद यूनिस जो लीडर थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं होता था। उस समय जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट लागू हुआ, तो उस समय बिहार के जितने भी प्रोविंस के जो हेड होते थे उसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, ऐसा कुछ करके। तो मोहम्मद यूनिस वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोहम्मद यूनिस थे। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। उसके बाद से जब गांधी जी जब देश आज़ाद हुआ तो प्रीमियर चलने लगा, प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर में बदला गया। उसके बाद से फिर धीरे धीरे उसको चीफ मिनिस्टर में बदला गया, उसका जो अभी नीतीश कुमार जी हैं। ऑन 20 जुलाई कांग्रेस कैबिनेट वॉज फॉर्म बाय श्री कृष्ण सिंह। फिर 20 जुलाई का वक्त आता है जिसमें कांग्रेस कैबिनेट का गठन होता है, और इसके गठन करने वाले कौन होते हैं? श्री कृष्ण सिंह और राम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे, तो उनको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है। यानी हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार? तो श्री राम दयालु सिंह। तो राम दयालु सिंह को 20 जुलाई को स्पीकर बनाया जाता है, और अब्दुल बारी को डेप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाता है। तो नई जो सरकार थी वो मतलब खतरनाक काम की। मतलब नई जो सरकार बनने के बाद से उन्होंने मतलब बहुत ही बढ़िया काम किया। जैसे प्रेस पे बैन था, जो प्रेस थी उस पे बैन था तो उसको हटाया। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको निकलवाया, बंद थे अंदर, ठीक है। काश्तकारी जो बंदोबस्त जो था, काश्तकारी जो समस्याएं थी उसको हटाया, ठीक है। और हरिजन्स जो थे, हरिजन्स मतलब हरि के जन यानी जो शेड्यूल कास्ट के, तो उनके पद को, उनके स्टेटस को बढ़ाया। फिर क्या हुआ कि श्री कृष्ण सिंह जी रेजिग्नेशन दे देते हैं जब ब्रिटिश अनाउंस करती है कि अंग्रेज जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसमें सहयोग करेगा। मतलब दूसरा जो विश्व युद्ध है हो रहा है उसमें भारत की सेना यानी भारतीय लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब श्री कृष्ण सिंह जी आग बबूला हो गए, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपनी सरकार से, ठीक है। और कांग्रेस में इसका विरोध, मतलब ये जो डिसीजन हुआ इसका विरोध शुरू हो गया। अब आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, पढ़ते हैं कि इसका बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्विट इंडिया जो मूवमेंट थी, तो कांग्रेस कमेटी बिहार में जो काम कर रही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर में काम कर रही थी। उन्होंने एक लाइन ऑफ एक्शन 31 जुलाई को इस मूवमेंट के दौरान एक ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। तो उन लोगों ने मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो थे अपना नेशनल फ्लैग मतलब अपना जो राष्ट्रीय झंडा है वो फहराने की कोशिश की है, लेकिन अंग्रेजों ने इस आंदोलन को क्रश कर दिया, कुचल दिया। तो WC आरकर जो थे, जो डिस्ट्रिक्ट
मजिस्ट्रेट थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे जगहों पे गोलीबारी करने की भी आदेश दिए थे। तो फ्रीडम फाइटर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो है स्वामी शाहजानंद सरस्वती के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद से मौलाना मजहरुल हक, लोकनारायण, जयप्रकाश नारायण, और इनके बारे में तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए और कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने के लिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू। हम अब जल्द ही एंशिएंट इंडिया को लेकर भी शुरुआत करेंगे चर्चा। थैंक यू।